हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पल्लवी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 8 करने वाले हैं, मोशंस। ठीक है, मोशन में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, देन फिर हम मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास दो पॉइंट्स है कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, की स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे होता है, एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज ये सब हम कवर करेंगे, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। The topic is motion introduction. In everyday life, we see some objects at rest and others in motion. देखिए रेस्ट का मतलब स्टेशनरी पोजीशन पे, मतलब वो मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो रेस्ट का मीन्स क्या है, उनका जो मोशन है वो क्या है, अभी जीरो है, वो मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उनको रेस्ट पोजीशन बोल रहे हैं। या फिर वो देखो दो ही कंडीशन में हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, या तो रेस्ट पोजीशन पे होंगे या तो मोशन पे होंगे। जो चीज़ रखी हुई है, मूव नहीं कर रही है, वो कौन सी पोजीशन हो गई, रेस्ट पोजीशन। और जो थोड़ी बहुत भी मूव करे, चाहे वो फास्टली मूव करे, स्लोली मूव करे या कुछ इंटरवल में मूव करे, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे कि ये चीज, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। ओके, सो बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार मूव्स, और भी अदर एग्जाम्पल्स है। ये सारे कौन से एग्जाम्पल्स हैं, मोशन के एग्जाम्पल है। इन सब में आपको मोशन मतलब मूवमेंट देखने को मिल रहा है, इनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है। ओके, नाउ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। अभी तो ये हम अपने आसपास की चीज़ों, सराउंडिंग्स की बात कर रहे थे कि बर्ड्स आर फ्लाइंग, फिशेज आर स्विमिंग, ठीक है, द ब्लड इज फ्लोइंग इन आवर बॉडी। बट अगर बाहर की भी बात करें, अगर हम अपने यूनिवर्स की भी बात करें, लाइक जैसे कि स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स की बात करें, एटम, मॉलिक्यूल्स, वो भी आपस में क्या हो रहे हैं, मोशन में। आपको याद है हमने जो चैप्टर 1 और 2 किया था, उसमें हमने पढ़ा था अगर एयर में जो पार्टिकल्स है जो बहुत माइन्यूट है, जिनको हम देख भी नहीं पा रहे हैं, दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो इन द मोशन स्टेट, वो मूव करे, तभी तो आप इंसान स्टिक की स्टिक आपको दूर बैठे हुए खुशबू आ रही थी। तो वो सब चीज़ कैसे पॉसिबल थी कि जो एयर में भी मॉलिक्यूल्स और एटम्स थे वो भी आपस में मूव कर रहे थे। ओके, सो एवरीथिंग इज मूविंग। जो रेस्ट पोजिशन पे नहीं है वो सब मूव कर रही है। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन वैन इट्स पोजिशन चेंजेस विथ टाइम। वो देखिए जो मैंने आपको बोला, या तो मोशन स्लोली होगा या फिर कुछ इंटरवल्स में भी होता है। ठीक है, तो इंटरवल्स बोले मतलब कुछ टाइम में, मतलब एक टाइम चला, देन वो रुक गया, होल्ड ऑन हो गया, देन फिर वो मूव किया, तो इसको भी हम बोलेंगे अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है तो भी वो चीज़ मोशन में है। ओके, सो however, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखना चाहें तो वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। देखिए अभी भी हम बोल रहे हैं कि एयर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वो आपको मैंने इंस्टेंट स्टिक का तो बता ही दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप देखना चाहो, वो तो इनविजिबल थे कि आपको नज़र नहीं आ रहा है कहाँ पे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एक टिंडल इफेक्ट से तो हम देख ही पा रहे थे, बट अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप कैसे देख पाएंगे, अगर ट्रीज की लीव्स हिल रही हैं, ब्रांचेस हिल रही हैं, ठीक है, या डस्ट पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि यस देयर आर द पार्टिकल्स, देयर आर द पार्टिकल्स आर इन मोशन। ओके, सो ये चीज़ें देखकर आपको पता चल जाता है कि ये सब चीज़ें मोशन में हैं। सो व्हाट कॉजेज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे सनराइज होता है या सनसेट होता है, ये सीजन्स आते हैं, तो क्या ये भी मोशन में है, तो येस दे ऑल आर इन मोशन। ठीक है, ये हमने बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपने चाइल्डहुड से कि सनराइज कैसे होता है, सनसेट क्यों होता है, डे क्यों होता है, नाइट क्यों होता है, सीजन्स क्यों चेंज होते हैं, ये रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है। ओके, सो इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। देखिए अभी वही कि ये अर्थ के, इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ, ऑफ कोर्स जो अर्थ अब अगर अपनी प्लेस पे रोटेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन, जिसके कारण डे एंड नाइट होता है, और वो जो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो उसमें रिवॉल्यूशन के कारण सीजन्स चेंज होते हैं, है ना। सो इफ इट इज ट्रू, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। तो हम इसीलिए अर्थ के मोशन को नहीं पहचान पाते हैं या फील कर पाते हैं या देख पाते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी स्लो, इतना माइन्यूट होता है कि हम देख भी नहीं पाते और पता भी नहीं चल पाता हमें, और हमें कोई फीलिंग और कोई मूव, ऐसा कुछ भी हमें हलचल पता नहीं चलती कि अर्थ मूव कर रही है।
पर ये भी टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसमें आपको मोशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन और इट्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस या और इट्स प्लेस, so it is also in motion. Okay, so an object may appear to be moving for one person and stationary for some other. तो ऐसा क्यों होता है कि कोई चीज़ें हमको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए मूव कर रही है पर दूसरे के लिए वो स्टेशनरी है? बताइए ऐसी सब चीज़ें कब पॉसिबल है? कुछ आइडिया दे सकते हैं आप कब ये पॉसिबल है? अगर देखिए रोड से गाड़ी जा रही है, एक कार जा रही है और हम एक जगह पे खड़े हैं तो हमें लग रहा है कार मूव कर रही है, फाइन। तो हमें क्या लग रहा है कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बट कार के अंदर जो पर्सन बैठा हुआ है वो तो अपने स्टेशनरी पोजीशन पे है, वो कार को रन करा रहा है बट वो तो अपनी स्टेशनरी पोजीशन पे है। तो ऐसा क्यों हमें लगता है कि कोई चीज़ मूव, एक पर्सन को लगती है कि वो चीज़ मूव कर रही है बट वही चीज़ दूसरे पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं वो स्टेशनरी है। ओके, सो फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस, देखिए अभी कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको आए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है फिजिक्स में। क्या? फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस, अगर बस मूव कर रही है, ठीक है, और जो उसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। तो अगर हम बस के अंदर बैठे हैं तो हमें बस अगर फॉरवर्ड मूव कर रहे हो तो हमें ट्रीज बैकवर्ड जाते हुए दिखते हैं, तो हमें क्या लगता है हम तो अपनी जगह पे बैठे हैं, ट्रीज पीछे जा रहे हैं, राइट। So a person standing on the roadside perceives the bus along with the passenger as moving. लेकिन अगर बस के बाहर कोई पैसेंजर या कोई भी पर्सन रोड साइड पे खड़ा है और अगर वो बस को देख रहा है तो उसे बस बकायदा ऐसी आती हुई जाती हुई नजर आएगी, है ना, तो उसको बस मूविंग दिखेगी। और अगर हम बस के अंदर बैठे हैं तो हमें ट्रीज मूव करते दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली मूव क्या होता रहता है, बस मूव होती रहती है और बस के अंदर हम स्टेशनरी रहते हैं, ठीक है। सो However, a passenger inside the bus sees his fellow passenger to be at rest. तो अगर हम देख रहे हैं कि हमारे साथ जो और भी पैसेंजर्स बैठे हैं बस के अंदर, वो भी हमें कौन से पोजीशन में दिख रहे हैं, रेस्ट पोजीशन पे। क्यों? बिकॉज वो खुद वॉक नहीं कर रहे हैं या रन नहीं कर रहे हैं, राइट। तो वो हमें स्टेशनरी दिख रहे हैं, वो हमें रेस्ट पोजीशन पे दिख रहे हैं। सो व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? तो ये ऐसे ऑब्जर्वेशन देखने से हमें क्या इंडिकेशंस मिलते हैं? ये सब चीज़ें मोशन पे डिपेंड करती है। मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स, कुछ कुछ मोशंस क्या बोल सकते हैं आप, कॉम्प्लेक्स है। अंदर बैठे हैं तो बाहर की चीज़ मूव करती हुई दिख रही है, बाहर खड़े हैं तो लग रहा है कि बस मूव कर रही है। सम ऑब्जेक्ट में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, कभी कभी दो टाइप से मोशंस होते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन में मूव होते हैं या तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस होते हैं, ठीक है। तो सम ऑब्जेक्ट में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ। सबसे पहले तो बात है कि दो टाइप से मोशन होता है, या तो आपका स्ट्रेट पाथ में मोशन होगा या सर्कुलर और जिगजैग मोशन में आपका मोशन होगा। सम में रोटेट एंड अ फ्यू में अदर वाइब्रेट। तो कुछ रोटेट होते हैं तो कुछ वाइब्रेट होते हैं, तो इनको भी हम अगर रोटेट हो रहा अपनी ही प्लेस पे अगर वो रोटेट हो रहा है तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मोशन। और अगर वो वाइब्रेट हो रहा है, लाइक हमारा फोन अगर वाइब्रेट होता है तो वो भी हम उसको बोलेंगे वो मोशन पे, वो रेस्ट पोजिशन पे नहीं है। So there may be situations involving a combination of these. तो आपको ऐसे बहुत बार ऐसे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी कि वो रेस्ट के साथ पे आपके मोशन स्टेट में भी है। सो इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो उसको हम कैसे देखेंगे, देन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस देखेंगे। वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशंस थ्रू सिंपल इक्वेशंस एंड ग्राफ्स। इससे आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा, जो इक्वेशंस या जो एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे और ग्राफ के थ्रू तो हर चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आती है, ठीक है। लेटर वी विल डिस्कस वे ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन, फिर हम सर्कुलर मोशन को भी डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, ओके। नाउ आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। कैन यू टेल? Very easy question. If you're in the room, the walls of your room or class, is it motion or rest? So it is in rest position, ठीक है। So the other activity is have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? तो हाँ, आपने क्या एक्सपीरियंस ऐसा किया है कभी कि आप ट्रेन में बैठे हैं और वो आपको ऐसा लग रहा है कि आप रेस्ट पोजीशन पे और बाकी चीज़ें चल रही हैं? तो यस, जो ट्रेन में बैठे हैं उन्होंने सबने ये एक्सपीरियंस तो किया होगा, ठीक है। तो डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, ओके। नाउ थिंक एंड एक्ट, ये भी छोटा सा हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज दिस?
इफ सॉरी वी समटाइम आर एंडेंजर्ड बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कभी कभी जो ऑब्जेक्ट के मोशंस होते हैं वो हमारे लिए डेंजरस भी होते हैं, स्पेशली इफ दैट मोशन इज इरेटिक एंड अनकंट्रोल्ड एज ऑब्जर्व्ड इन अ फ्लडेड रिवर। जैसे कि मान लीजिए अगर रिवर में फ्लड आया हुआ है और अगर उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो अनकंट्रोल्ड कंडीशन में रहता है, ठीक है, अ हरिकेन और अ सुनामी। तो ये इन चीज़ों में जो कोई ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं तो इन पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, तो समटाइम दे आर वेरी इन डेंजर फॉर our life or for a human beings or for other living things. So on the other hand, controlled motion can be a service to human beings such as in the generation of hydroelectric power. So दो टाइप के आपने मोशंस देखा भी कैसे कि जो कंट्रोल्ड मोशन था और जो अनकंट्रोल्ड था। जो कंट्रोल्ड मोशन रहता है उसको ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं बिकॉज वो उनके लिए सुटेबल होता है, such as the generation of hydroelectric power. So do you feel the necessity to the study of irrational motion of some objects and learn to the control them? तो अगर आप ऐसा कुछ अगर देखना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं इस टॉपिक पे तो आप कर सकते हैं कि इरेटिक मोशंस हमारे लिए कैसे हार्मफुल है और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ओके चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइबिंग मोशन, मतलब आप मोशन को किस टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मोशन को हम दो टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे? द फर्स्ट वन इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन और सेकेंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो पहले हम मोशन को देख लेते हैं। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, देखिए अगर हमें किसी भी चीज़ का मोशन बताना है कि मैं इतने किलोमीटर चला या मैं इतने स्टेप्स चली, तो आप कहीं ना कहीं आप उसका एक रेफरेंस पॉइंट तो बनाते होंगे ना। जैसे आपके अगर कोई गेस्ट आ रहा है और वो आपसे पूछ रहे हैं कि मैं किस डायरेक्शन में आऊँ, कितने किलोमीटर्स में और आगे आऊँ, तो आप उसको कोई ना कोई एक लोकेशन, कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट बताओगे कि आप यहाँ से आप 2 किलोमीटर और आगे आइए, देन टेक अ राइट टर्न और यू विल गेट माई हाउस, है ना। तो हम कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, कोई ना कोई एक हम पॉइंट बनाते हैं जिससे कि आप मेजर कर सकें कि हमने कितना मोशन कवर किया है या करना है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड बाय दिस एन एग्जांपल। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम इसको और क्लियरली समझने के लिए। लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, एक विलेज है उसमें एक स्कूल है, वो स्कूल 2 किलोमीटर नॉर्थ है रेलवे स्टेशन के। तो इस टाइम पे हमने किसको अपना रेफरेंस पॉइंट बनाया है? इस टाइम हमने रेलवे स्टेशन को। अगर हमको स्कूल का अगर हमें स्कूल की लोकेशन बताना है तो हम क्या बोलेंगे? अगर वो कोई बंदा रेलवे स्टेशन से आया तो हम बोलेंगे आप रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर्स नॉर्थ तरफ आइए, आपको स्कूल मिल जाएगा। और किसी को अगर स्कूल से रेलवे स्टेशन जाना है तो हम क्या बोलेंगे? आप 2 किलोमीटर्स नॉर्थ तरफ साउथ तरफ जाएंगे तो आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। ठीक है, so we have specified the position of the school with respect to the railway station। तो अगर हमने स्कूल का लोकेशन बताया है तो हमने किसका रेफरेंस दिया है? रेलवे स्टेशन का। so in this example the railway station is the reference point। okay, so we could have also chosen other references point according to our convenience। और हमें जैसे जैसे कन्वीनियंस मिलता है, हमारे घर के आसपास कुछ भी लोग कैसी लोकेलिटी है, क्या है, किसको हम रेफरेंस बना सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही, क्या बिग स्ट्रक्चर दिख रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर सकते हैं। तो देयर इज नो फिक्स रेफरेंस पॉइंट। ओके, वी जस्ट इमेजिन तो नहीं बोलेंगे, एक्चुअली हम किसी को भी रेफरेंस पॉइंट बना के अपना डायरेक्शन बता सकते हैं। सो देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। तो जिस भी चीज़ को आप रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए, तो आप उस रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से स्टार्ट होके आ रहा है। अगर जैसे आपने बोला रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर्स नॉर्थ आइए, तो आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन क्या हो गया आपका? ओरिजिन। अब आप ओरिजिन से आप 2 किलोमीटर्स लेंगे और नॉर्थ साइड में आप आएंगे। ओके, सो हम रेफरेंस पॉइंट को और क्या बोल सकते हैं? हम रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन भी बोल सकते हैं। ओके, ओके, अब जो हमारा मोशन के अंदर पॉइंट आ रहा था कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर हम स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं तो वो कैसे दिखेगा? ओके, सो द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन ऑन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम सिंपलेस्ट मोशन की बात करते हैं तो मोशन बहुत जिगजैग, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर आपको बहुत आने वाले हैं अभी आगे। सो अगर हम सिंपलेस्ट मोशन की बात करें तो सिंपलेस्ट मोशन कौन सा होगा? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सो वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपका एक एग्जाम्पल है। तो ओके, कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। हम कंसिडर करते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है,
ठीक है, ये कुछ किलोमीटर्स में है और इस पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इस जर्नी फ्रॉम ओ, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ओ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये तो हमने किलोमीटर्स लिखा है नीचे, 0 to 5 किलोमीटर, देन 5 to 10 किलोमीटर, देन 10 to 15 किलोमीटर, अप टू 60 किलोमीटर तक लिया है। ठीक है, और ये पोजिशंस लिए हमने ओ सी बी ए। ओके, नाउ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम ओ, वो एक ऑब्जेक्ट है जो ओ से जर्नी स्टार्ट कर रहा है अपनी, विच इज ट्रीटेड एट इट्स रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, और वो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, रेफरेंस पॉइंट बोला मतलब ये क्या हो गया, उसका ओरिजिन हो गया। ठीक है, सो लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स। तो अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पर ये उसकी पोजिशन है, ए बी और सी। ठीक है, नाउ एट फर्स्ट, सबसे पहले क्या हुआ, द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीचेस ए। सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट था, जो ओ, चलिए हम ओ एक्सेप्ट कर लेते, ये ओ सबसे पहले कहाँ गया, सी तक गया, देन सी से बी गया, देन बी से वो ए तक गया। ओके, देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी। देन वो जब वो ए पे पहुंच गया, देन वो ए से सी तक पहुंचा, लेकिन बी से होते हुए पहुंचा। क्या समझ में है आपको, ये एक आपका स्ट्रेट पाथ है। ओके, उसमें हमने कुछ किलोमीटर्स दिए हुए हैं, हमने बोला कि वो ओ से मतलब 0 से स्टार्ट कर रहा है, हमने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है, 0, ओरिजिन ओ। अब ओ पहले ओ जा रहा है सी पोजीशन पे, देन बी पे, देन ए पे। ठीक है, देन वो ए से रिटर्न आ रहा है बी पे, देन सी पे, सेम स्ट्रेट पाथ पे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई ना। अब इसके आगे देखो क्या हो रहा है, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज। अब ऑब्जेक्ट ने टोटल लेंथ कितनी कवर किया है, तो अगर हम उसकी लेंथ देखें, लेंथ बोले तो लंबाई देखें, उसने टोटल कितना पाथ कवर किया है। तो पहले वो ओ से ए गया और एट लास्ट उसने कहाँ अपनी जर्नी फिनिश की, सी पे फिनिश की। तो ओ से ए और ए से सी। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको, कैसे उसका टोटल पाथ, उसने टोटल कितना लेंथ कवर किया उस ऑब्जेक्ट ने। तो वो ओ से ए तक गया, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस था वो ए था, वो ओ से ए गया और ए से वो रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो रिटर्न कहाँ तक हुआ है, वो बी तक नहीं, वो सी तक हुआ है, तो ए से सी पे वो रिटर्न हुआ। ठीक है, मतलब इनिशियल पोजीशन उसकी ओ थी और उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, अभी सी है। ठीक है, क्योंकि वो ए से रिटर्न हो गया। तो हम कैसे काउंट करेंगे, ओ से ए और ए से सी। तो ठीक है, तो ओ से ए हमारा डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर्स। तो हम क्या ऐड करेंगे, 60 किलोमीटर प्लस वो अभी उसकी जर्नी फिनिश नहीं हुई, वो ए से रिटर्न गया सी तक, तो 60 से 25 कितना होगा, टोटल 35 किलोमीटर्स होगा। ठीक है, तो टोटल उसने 60 प्लस 35 किलोमीटर्स कवर किया, मतलब टोटल उसने 95 किलोमीटर कवर किया। तो अगर हम बोलेंगे कि ओ ने, इस ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बताओगे टोटल इसने 95 किलोमीटर्स कवर किए। 95 कैसे, जब वो ओ से ए गया और ए से सी आया, तो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ तक आई, सी तक आई, लेकिन उसका रूट कैसा था, ओ से ए एंड ए से सी, इसलिए हम दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे, टोटल डिस्टेंस बताएंगे। ठीक है, सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो हम इसको कहते हैं डिस्टेंस। आपको सुनने में तो लग रहा होगा अरे डिस्टेंस, ये तो बहुत नॉर्मल बात है, पर इसमें हम एक चीज और पढ़ने वाले जिसमें कि बहुत कंफ्यूजन होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, इसलिए मैं आपको डिस्टेंस बार बार बहुत अच्छे से बता रही हूँ कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब वो कितना चला है। ओके, वो ऑब्जेक्ट ने कितना मूव किया है, तो उसने ओ से ए और ए से सी तक मूव किया है, तो टोटल डिस्टेंस उसने 95 किलोमीटर कवर किया है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ओके, नाउ to describe distance we need to specify only the numerical value and not the direction of the motion। देखिए, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं ना, तब सिर्फ हम सिर्फ डिस्टेंस की बात करते हैं, उसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू ही रहती है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहता, लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं रहता, सिर्फ उसमें नंबर्स रहते हैं 1 2 25 82 जो भी नंबर्स हैं, सिर्फ उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, ये आगे आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों क्लैरिफाई किया, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स
मैग्नीट्यूड, जो इसकी न्यूमेरिकल, देखो एक्चुअली मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आप मेजर कर सके, और अगर आप वो मेजर कर पाते हो तो मेजर करने के लिए मतलब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो जो उसकी फिजिकल क्वांटिटी है, किसी भी नंबर को अगर हम फिजिकली शो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू में शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो जो भी मेजरमेंट होगा आप वो समझ सकते हो, दैट इज अ मैग्नीट्यूड। ओके, सो from this example you can find out the distance of the final position C। देखिए मैंने आपको कहा था इनिशियल पोजीशन उसकी 0 थी और फाइनल पोजीशन उसकी C थी। वो एट लास्ट कहाँ आके रुका, वो C पे आके रुका। ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन O। सो the difference will you give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A। तो यस, हमें उसका न्यूमेरिकल, हमने उसका डिफरेंस भी बता सकते हैं। द डिफरेंस विल यू गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू, हमको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। सो तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। देखिए अब ये जो इतना सा 4 लाइन जो लिखी हुई है छोटी सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी हमने टोटल डिस्टेंस देखा था, तो टोटल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। लेकिन अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करोगे इनिशियल टू फाइनल, तो वो जो बीच का डिस्टेंस होता है इनिशियल से फाइनल के बीच का, भले वो कितना भी मूव ऑन करके आया हो, लेकिन इनिशियल से फाइनल के बीच के जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। देखिए मैं आपको आपके ड्रॉ से बताती हूँ, ठीक है। ये अगर स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो डिस्टेंस कितना था इसका, पूरा O से A और A से C, दिस इज द डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन वाज O एंड फाइनल पोजीशन वाज C। तो O से C कितनी डिस्टेंस हो गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जस्ट 25 किलोमीटर्स। चीज समझ में आई, हमारा डिस्टेंस कितना निकल रहा था, 95 किलोमीटर, क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस लिया था। डिस्टेंस बोले तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोला तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे बोलेंगे, जो फाइनल और इनिशियल की रहेगी। तो फाइनल इनिशियल हमारी O थी, फाइनल हमारी C थी, तो OC का डिस्टेंस कितना है, तो इट इज जस्ट 25 किलोमीटर। ठीक है, ये कंडीशन मैं आपको बता सकती हूँ, ये ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन के लिए हो गया। ओके, यही अगर आपका अगर आपने O से स्टार्ट किया, ठीक है, O से आप गए A पोजीशन पे, A से आप गए B पोजीशन पे, देन अगेन आप आए C पोजीशन पे, देन आप यहाँ आ गए D पोजीशन पे। ठीक है, तो मैं आपको क्या पूछूंगी कि इस ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपका डिस्टेंस क्या रहने वाला है, आपका डिस्टेंस रहेगा OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD। ठीक है, क्योंकि उसने पूरा डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच का, इनिशियल और फाइनल। तो मेरी इनिशियल पोजीशन ये थी और मेरी फाइनल पोजीशन D थी, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, सो OD इज द डिस्प्लेसमेंट। अब उसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हम पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ क्लियर हो गया कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें कुछ कंफ्यूजन होगा। अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी, वो आपके डिस्टेंस की इक्वल रहेगी क्या डिस्प्लेसमेंट की, तो नहीं। क्यों, आपने देखा कि डिस्टेंस हमने निकाला तो वो निकला था 95 किलोमीटर्स, और हमने ये जो डिस्प्लेसमेंट निकाला था ये कितना निकला था, जस्ट 25 किलोमीटर। तो उनके न्यूमेरिकल वैल्यू, उनके मैग्नीट्यूड में आपको डिफरेंस दिखा, एक 95 और एक 25। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि नहीं, उनके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट के और डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट के। ठीक है, नाउ कंसीडर द एग्जांपल गिवन इन फिगर 8.1। हमारा जो ये फिगर 8.1 था, ठीक है, इसमें हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। For motion of the object from O to A, the distance covered is 60 किलोमीटर। अगर वो O से A जा रहा है तो टोटल उसका डिस्टेंस कितना था, 60 किलोमीटर। ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम O to A एंड बैक टू B, द डिस्टेंस कवर्ड इज, अगर वो देखिए, अगर अब इसमें दूसरा हमने एग्जाम्पल ले लिया
कि अगर वो O से A जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका 60 किलोमीटर्स, ठीक है। लेकिन जब वो O से C ना जाके O से B तक आ रहा है तो 60 में हम कितना ऐड करेंगे 25। कैसे, ये 2 हो गया 10, दिस इज 20 एंड दिस इज 5, टोटल 25, ठीक है। अभी वो C तक आ रहा था तो हम कितना ऐड कर रहे थे 35, लेकिन वो O से A और A से B तक आ रहा है तो हम कितना ऐड करेंगे 60 प्लस 25, ये इन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 25, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो टोटल उसने कितना कवर किया, अगर O से A और A से B बोलेंगे तो टोटल उसने 85 डिस्टेंस कवर किया। फाइन। अब इसी का अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब फाइनल पोजीशन क्या हो गई है बी हो गई है, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस बोलेंगे तो डिस्टेंस हमारा निकलेगा ओ से ए और ए से बी, क्योंकि बी उसकी फाइनल पोजीशन है, तो हम लेंगे 60 प्लस 25 दैट इज 85 किलोमीटर्स, ओके। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे इसी एग्जाम्पल के तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा ओ बी कितना है हमारा, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। देखिए जब भी आपको मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है, ठीक है। आपको सिर्फ ओ बी लिख के या उसी लिख के नहीं रख देना, आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो द डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा 35 किलोमीटर, ठीक है। ओ से बी कितना है 35 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फाइन। सो क्या था नीचे इन्होंने क्या बोला 85 किलोमीटर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विथ रेफरेंस टू द इनिशियल पोजीशन ऑफ अ गिवन टाइम, ठीक है। अब एक एक्टिविटी हमें दी हुई है, ये एक्टिविटी भी हम देख लेते हैं क्या है। टेक अ मीटर स्केल एंड अ लॉन्ग टेप, देन वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट टू इट्स opposite corner along its side and measure the distance covered by you and magnitude of the displacement. What difference would you notice between the two in this case? तो ये आप जब कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो ये आपको अपने आप डिफरेंस दिख जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है, बट एक कंडीशन ऐसी आती है जब नहीं भी होता है, वो भी हम देखेंगे, ओके। सो यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया हुआ है एक्टिविटी, लाइक ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विथ अ डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। आपने नोटिस किया होगा सबके पास अगर 4 व्हीलर है 2 व्हीलर है तो उसमें एक डिवाइस फिट रहता है जिसमें दिखाता है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, ठीक है। जब आप नई गाड़ी लेते हैं तब वो 0 पे सेट रहती है, फिर दिखता है कि आपने उसको पहले कहाँ कहाँ ले गए, देन कितना किलोमीटर, फिर हम कुछ डेज में मंथ में ईयर में काउंट करते हो, माय गॉड हमने इतने 1000 किलोमीटर अपनी गाड़ी रन कर लिया है। तो वो जो डिस्टेंस जितना टोटल हमने ट्रैवल किया है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, हम नहीं मेजर करते, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है उसका नाम होता है ओडोमीटर। सो जैसे टेम्परेचर नापने के लिए होता है थर्मोमीटर, प्रेशर नापने के लिए होता है बैरोमीटर, वैसे डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है उसको भी मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर, ठीक है। सो रिमेंबर दिस नेम, हो सकता है ये आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाए या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए। फाइन। सो अ कार इज ड्राइवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली, ठीक है। एक कार ड्राइव हो रही है फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड द इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर इज 1850 किलोमीटर। उसकी अगर रीडिंग देखा जाए कि वो भुवनेश्वर से उसने स्टार्ट किया और वो न्यू दिल्ली तक पहुंचे तो उसकी रीडिंग कितनी दिख रही थी ओडोमीटर पे 1850 किलोमीटर उसने टोटल रन किया। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। ओके वो मैप यूज़ करने को बोल रहा है तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ तो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। फाइन। चलिए अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन हम करते हैं, इसमें आपको मज़ा आएगी बिकॉज इसमें एक न्यूमेरिकल भी है और दो क्वेश्चंस भी हैं। ओके, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ने मूव किया, ठीक है, कुछ डिस्टेंस तक। फाइन। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? ऐसा हो सकता है क्या कि एक ऑब्जेक्ट ने मूव किया तो ठीक है उसने उतना डिस्टेंस कवर किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या? मुझे पता है आपका आंसर नो होगा, बट यस। कैसे वो देखिए मैं आपको बताती हूँ। आपको देख के लगेगा अरे ये तो इतना सिली सा क्वेश्चन था, हमने क्यों नहीं इसको ध्यान दिया। ये एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी इनिशियल पोजीशन ओ है, इसने मूव किया ए तक, ठीक है। हमने ये नहीं बोला कि ये इसकी फाइनल पोजीशन है, वो ए से देन रिवर्स हो गया वापस ओ पे, ठीक है। अगर अब मैं डिस्टेंस पूछूंगी इस टाइम पे तो आप डिस्टेंस क्या बोलोगे ओ ए प्लस ए ओ, ठीक है। मान लो अगर ये 5 किलोमीटर है तो आपका कितना हो जाएगा
5 + 5 ओ ए कितना था 5 किलोमीटर्स, देन अगेन वो ए से ओ गया तो 5 किलोमीटर्स, टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 किलोमीटर। लेकिन अब जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगी तो मुझे ये बताइए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। उसने ओ से स्टार्ट किया, ये उसकी इनिशियल स्टेज थी, और वो ए तक गया, देन रिटर्न टू वो ओ पे आ गया, तो शॉर्टर डिस्टेंस क्या हो गई उसकी, वो जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वो इसकी फाइनल पोजीशन है, तो इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब हो सकता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया बिकॉज मुझे आपको ये क्वेश्चन कराना था, एक क्वेश्चन अराइज करना था आपके लिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 कब हो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है कब, जब वो ऑब्जेक्ट फाइनल पोजीशन पे फाइनल पोजीशन से जाकर वापस रिटर्न जो उसके इनिशियल पोजीशन से निकलकर जब फाइनल पोजीशन उसकी वही इनिशियल पोजीशन हो जाएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाया कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब हो सकता है, जब वो रिटर्न अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। तो बोल रहा है कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, तो येस इट कैन हैव अ 0 डिस्प्लेसमेंट। इफ येस देन सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, लाइक एन ऑब्जेक्ट मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस विथ हैव 0 टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट refer to the shorter distance between the initial and the final position of the object. So even if an object moves through a considerable distance, if it eventually comes back to its initial position, the corresponding displacement of the object would be 0. So at that time the displacement would be 0. Okay, so come on, move to the next question. next question है आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल, उसे हमें समझना पड़ेगा, पर इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। मैं आपको बहुत इजी वे में समझाने वाली हूँ। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। देखिए एक फार्मर है, उसका फील्ड स्क्वायर में है, फाइन, उसका स्क्वायर फील्ड है। अब उसको उस फील्ड में 40 सेकेंड में वो कितने मीटर घूम लेता है अपने स्क्वायर फील्ड का, 10 मीटर घूम लेता है, ठीक है। 40 सेकेंड में वो 10 मीटर राउंड कर लेता है अपने स्क्वायर का। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो अगर वो 40 सेकेंड में 10 मिनट मूव करता है तो वो 2 मिनट्स 20 सेकेंड में कितना मूव करेगा, ठीक है। और हमें उसका क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट बोले मतलब शॉर्टेस्ट रूट निकालना है, ठीक है। तो चलिए ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से आपको ड्रॉ करके बताती हूँ डिटेल में, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं, फाइन। जैसे हमारी ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, सॉरी फॉर द डायग्राम, ओके ये हमारी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसको हम नेमिंग कर दें, इजी पड़ेगा हमारे लिए, A B C D, ठीक है। ये फार्मर की क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। कितने मीटर की थी वो, मान लो उसको यहाँ से यहाँ तक ये सब 10 मीटर की है। अगर स्क्वायर है तो जो एक साइड रहेगा वो सारे साइड इक्वल रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पता है, आपको एक फॉर्मूला पता है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने पढ़ा है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, हमें दिया है कि आपको 2 मिनट 20 सेकेंड में, अगर देखिए गिवन में हमें क्या क्या था, हम पहले यहाँ गिवन भी लिख लेते हैं तो इजी पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हमें क्वेश्चन में दिया है कि 40 सेकेंड में 40 सेकेंड में वो हाउ मच किलोमीटर्स कवर कर रहा था, 40 सेकेंड में 10 मीटर कर रहा था, ठीक है। 10 मीटर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ये, ठीक है। तो जैसे हमें गिवन में क्या दिया है कि वो 40 सेकेंड में सिर्फ 10 मीटर चल रहा है, ठीक है। तो हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, देखिए डिस्टेंस किसको बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस, अगर वो उसकी ये इनिशियल पोजीशन है तो अगर वो पूरा डिस्टेंस कवर करना चाहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 + 10, टोटल कितने 40 हो जाएगा, 10 + 10 + 10 + 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 मीटर। अब ये पूरा डिस्टेंस जो कवर करता है उसमें उसको कितना टाइम लग जाता है,
टोटल उसको 40 सेकेंड लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप उसको, हमको अगर ये पता करना है कि वो उसकी स्पीड कितनी है, तो हम इससे कैसे पता कर सकते हैं, 0 से ये 40 1 द 40, तो टोटल हमको क्या मिल गया 1 मीटर पर सेकेंड। देखिए इससे हमें ये पता चला कि वो 1 सेकेंड में 1 मीटर चल रहा है या 1 मीटर वो 1 सेकेंड में चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हुई। हमने ये क्यों निकाला, बिकॉज जो टाइम हमें मेजर करने को दिया है 2 मिनट्स 20 सेकेंड, उसके लिए हमें स्पीड निकालना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो हमने पहले स्पीड निकाला कि उसकी स्पीड कितनी है, वो कितने देर में कितना कवर कर रहा है, तो वो 1 मीटर 1 सेकेंड में कर रहा है या 1 सेकेंड में वो 1 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है, नाउ अब हमें कितना मेजर करने को दिया था, हमको टाइम कितना दिया हुआ है, कितना मेजर करना है 2 मिनट 20 सेकेंड। अब देखिए अगर मैं देखिए अभी हमारी यहाँ वैल्यू किस में आई है, सेकंड में। अगर हमने हर चीज़ को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया तो हमें बहुत इजी हो जाएगा सेकंड में निकालना कि एक्चुअल उसने कितने सेकंड में कितना मीटर चला। ठीक है, तो अगर हमको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना रहता है तो हमें क्या पता है 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। वी ऑल नो दैट 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60 सेकेंड। तो अगर मुझे मिनट को सेकेंड बनाना है तो मैं उस वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ मुझे 2 मिनट्स को क्या बनाना है, सेकेंड बनाना है। ठीक है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये मिनट अब क्या बन जाएगा, ये मिनट अब सेकेंड बन जाएगा। ठीक है, और ये ऑलरेडी सेकेंड्स में है तो मुझे सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, इसको मैं ऐड करूँगी। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी सेकेंड में है। ठीक है, इसकी यूनिट अभी भी सेकेंड में ही है, तो इसको +20। ठीक है, ये हमने बहुत बचपन में याद है, आपने चाइल्डहुड में अपना एक्सपेंशन पढ़ा होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म, तब ये चीज़ें यूज़ होती है कि अगर उसकी यूनिट सेम है तो उसको हम ऐड करते हैं, और अगर यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं अभी हम जैसा अभी कर रहे हैं मिनट को सेकेंड में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 120 + 20। ठीक है, इसका टोटल हो जाएगा 140। ये 140 क्या हो जाएगा टोटल सेकेंड। तो देखिए हमें अभी क्या पता चला कि वो 1 पर सेकेंड में वो कितना चल रहा है 1 मीटर, तो वो 140 सेकेंड में कितना चलेगा, तो ये हम मतलब 140 सेकेंड में वो पूरा एक राउंड ले रहा है। ठीक है, ये जो हमने निकाला था ये पूरा एक राउंड के लिए निकाला है कि वो एक राउंड चलो, तो हम अगर हमको निकालना है फॉर 140 सेकेंड, तो वो 140 सेकेंड में कितना चलता है। ठीक है, 40 देखिए क्या दिया था क्वेश्चन में, 40 सेकेंड में 10 मीटर चलता है, तो अब हमें निकालना है 140 सेकेंड में कितना मीटर चलेगा। ठीक है, कितने मीटर ये चलेगा। ठीक है, तो हमको बहुत इजी हो गया क्वेश्चन हमारा, मिनट्स दिए थे सेकेंड्स दिए थे, तो हमने क्या उसको कन्वर्ट कर लिया, कंप्लीटली सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए ये करना बहुत ईजी है, कैसे करेंगे इसको आप देखो, सबसे पहले आपको ये पता है कि वो 1 राउंड कंप्लीटेड, वो एक राउंड कितने इसमें कंप्लीट कर रहा है 40 सेकेंड में। देखिए उसको 40 लग रहे थे ना, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, तो टोटल कितने हो गए, उसको 40 सेकेंड लग रहे थे उसको एक राउंड कवर करने में। ठीक है, तो अगर उसको 2 राउंड करने होंगे, तो अगर उसको 2 राउंड्स कंप्लीट करने होंगे तो मैं क्या करूँगी 40 × 2 कर दूंगी, तो टोटल कितना हो जाएगा उसको 80 सेकेंड्स लग जाएगा। ठीक है, अभी भी हम 140 तक नहीं पहुँचे, चलिए इसको 3rd राउंड भी करवा लेते हैं अपन। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेती हूँ। ठीक है, 3rd राउंड के लिए 3 राउंड्स अगर वो करता है कंप्लीट, तो मैं यहाँ कर सकती हूँ 40 × 3, ये कितना हो गया 120 सेकेंड। अब देखिए अगर मैं उसको 4th राउंड करवाऊंगी तो ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे 160 सेकेंड के लिए तो चेक करना नहीं है, मुझे तो 140 चाहिए। तो अगर मैंने उसको आधा राउंड कराया, ठीक है, तो देखिए वो आधे में, अगर वो एक में 40 चल रहा है, अगर वो एक राउंड 40 सेकेंड में कवर कर रहा है, तो वो आधा राउंड कितने में कवर करेगा 20 सेकेंड्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हाफ राउंड लिख दूँ, हाफ राउंड कंप्लीट करेगा वो कितने में 20 सेकेंड्स में। ठीक है, तो अब ये देखो ये टोटल कितना हो जाएगा 140 सेकेंड हो जाएगा।
हाफ राउंड बस अगर वो 20 सेकेंड में कर रहा है तो ये 20 में किस में ऐड करूंगी, 120 के साथ, तो टोटल कितना हो जाएगा 140 सेकेंड। अब देखिए हमें एग्जैक्ट मिल गया कि वो 140 सेकेंड्स में कितने राउंड कवर कर रहा है, 3.5। मैं हाफ को 0.5 लिख सकती हूँ, मतलब उसने कितने राउंड लिया टोटल, 3.5 राउंड लिया, ठीक है। तो उसने टोटल कितने राउंड्स लिया, 140 सेकेंड, और एक्चुअली 140 सेकेंड हमारा क्या है, 2 मिनट्स 20 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए अभी हमारा क्या फाइंड आउट हो गया कि उसने 2 मिनट 20 सेकेंड में उसने 3.5 राउंड लिया। लेकिन क्या हमें क्वेश्चन में राउंड्स पूछा था, ये तो हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए निकाला और ये हमारे लिए मस्त था, ऐसा नहीं कि हमने ये यूजलेस पार्ट किया, ये हमारे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट था, हमने निकाला, अब इसको हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें ये कन्फर्म हो गया कि वो 2 मिनट में, वो 40 सेकेंड में 1 राउंड कर रहा था, तो वो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना राउंड करेगा, तो वो 3.5 राउंड कर रहा था, ठीक है। अब देखिए, अब वो उसने कहा कि वो उसने 3.5 राउंड किया, मतलब वो कैसे हुआ होगा, देखिए ए से बी गया और पूरा जब ये इधर आया, दिस इज कॉल्ड 1 राउंड, ओके। अगेन दिस इज 2 राउंड, ओके, द डायग्राम इज वेरी बैड। और थर्ड राउंड देखिए वो यहाँ जा रहा है, ओके, ये उसका थर्ड राउंड हो गया, कंप्लीट, डन। अब उसको सिर्फ 3.5 राउंड लेना, 3 राउंड वो ले चुका है, अब वो 140 सेकेंड में सिर्फ आधा राउंड और ले सकता है। आधा बोले तो मतलब ए से बी और बी से सी, तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या हो गई, आप उसकी फाइनल पोजीशन क्या बता सकते हैं, उसकी इनिशियल ए थी और फाइनल क्या हो गई, उसकी पोजीशन सी हो गई, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया, 3.5 राउंड बोले तो एक राउंड ए से लेकर ए तक, देन ए से लेकर ए तक, देन अगेन ए से लेकर एक तक, 3 राउंड्स कंप्लीट। और आधा राउंड कितना होगा, ए से लेकर सी तक, क्योंकि सी से डी, डी से ए, फिर एक राउंड हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोले तो शॉर्टेस्ट रूट, हमें डिस्टेंस नहीं बताना है पूरा, नहीं तो हम 40 + 40 + 40 + 20 कर लेते हैं, लेकिन हमें तो डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया, इनिशियल टू फाइनल, ये देखिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल हमारा ए है, फाइनल हमारा सी है। तो अगर इस फिगर को मैं अगर अलग से बना लेती हूँ, देखिए अगर इस फिगर को मैं अच्छे से बना लेती हूँ लाइक दिस, ठीक है, ये फिगर देखिए आपको ऐसा ही दिख रहा है, दिस फिगर इज ए, sorry, this is your A, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी, ठीक है। ये आपका इनिशियल पोजीशन थी, ये आपकी फाइनल पोजीशन थी, ठीक है। ये भी आपका 10 मीटर था, ये भी आपका 10 मीटर था, और आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये फिगर कुछ पहचाना हुआ सा लग रहा है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। अगर आपको 2 साइड पता है और इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप हाइपोटेनस, जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है तो दिस इज बिकम्स हाइपोटेनस बन जाता है ये, ठीक है। तो हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो आपको इजीली आपका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिटर्न में क्या लिख सकते हो, आफ्टर 3.5 राउंड्स द फार्मर रीच्ड एट पॉइंट सी, देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी AC। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे, AC हो गया, ओके। नाउ मैं यहाँ लिख लेती हूँ, मेंशन कर लेती हूँ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू AC। मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, AC, ओके। अब मैं यहाँ बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। क्या होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। तो हमारा इसमें हाइपोटेनस कौन है, AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू उसके 2 साइड्स कौन से हैं, उनका सम, उनके स्क्वायर्स का सम। तो हमारा एक साइड है AB, तो उसका स्क्वायरिंग कर लिया, सम करना है हमको दूसरे साइड के साथ, दूसरा साइड है BC, का भी स्क्वायरिंग कर लिया, ठीक है। क्या बन गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू अगर हम उसको प्रूफ करने तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, हमें AC की तो वैल्यू नहीं पता, तो इसको हम AC स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू भी कितनी है 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर।
सो इट विल बिकम 100 प्लस 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 10 100. नाउ इट विल बिकम 200 ऐड करने पे. ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई, ए सी स्क्वायर की, पर हमें तो ए सी की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की नहीं. तो ये जब अगर मैं या तो दोनों, इसको देखो सॉल्व करने के दो मेथड है, या तो मैं एक तरफ स्क्वायरिंग है तो दूसरी तरफ भी स्क्वायरिंग कर दूँ, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन ये चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ए सी के साथ स्क्वायर है. तो ये जब स्क्वायर मूव करेगा आपके राइट हैंड साइड में या ऑपोजिट साइड में, जब भी मूव करता है तो वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट 200. ठीक है, अब 200 का अंडर रूट आप कैसे निकालेंगे, तो इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. आपको फैक्टराइजेशन तो करना आता होगा, हम बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं अपने मैथ्स में. फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 200 लिख लीजिए और उसको सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना चालू किए. तो देखो ये 2 से तो जाएगा, 2 1 2, 2 0, देन 2 5 10, अगेन 0, अगेन 2 से जाएगा बिकॉज 0 इज एन इवन नंबर. तो 2 2 4, 2 5 10. अब ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, अब ये जाएगा 5 से. तो 5 हमारा आ जाएगा, तो 5 5 25 एंड 5 1 5. अब फाइनली जब फैक्टराइजेशन में नीचे 1 आ जाता है, मतलब ये कंप्लीटली फैक्टराइज हो चुका है. ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या फैक्टर्स मिले 200 के. हमें 200 के फैक्टर मिले हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. अब मुझे ये बताइए, जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो स्क्वायर का मतलब भी होता है 2, क्यूब का मतलब होता है 3, तो हमें तो निकालना है स्क्वायर. ठीक है, तो स्क्वायर में हम दो दो की पेयरिंग करते हैं. ठीक है, कैसे, जैसे ये दो नंबर्स को लिया तो ये एक पेयर बन गया. अब ये 2 सिंगल रह गया बिकॉज एक और 2 नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए 5 5 की भी पेयरिंग हो रही है. तो इसमें हम दो दो के ग्रुप बनाएंगे, कि दो दो को लेकर एक ग्रुप बनाएंगे. तो इसमें से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब अगर आपको इसको देखिए अंदर लिखना है तो मैं आपको ये अंडर रूट के अंदर लिख के दिखाती हूँ. 2 इंटू, मुझे लेट मी रब दिस फर्स्ट. ठीक है, ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. ओके, अब देखिए, अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो दो का ही पेयर बनेगा और वही बाहर निकलेंगे. तो इन दो का पेयर बन गया, इन दो का पेयर बन गया. तो रूट से बाहर कौन कौन आएंगे, सिर्फ 2 और 5 बाहर आएंगे. और ब्रैकेट के अंदर कौन बच जाएगा, जो जो लेफ्ट वैल्यूज थे, सिर्फ 2 बच रहा था, तो यहाँ 2. तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपका कितना आ रहा है, ये 5 2 10 रूट 2. तो अब आप बोलोगे आपका AC कितना निकला है, AC आपका निकला है 10 रूट 2. ठीक है, आपका AC कितना निकला है, आपका हाइपोटेनस कितना निकला है 10 रूट 2. ठीक है, तो अब आप क्या बोल सकते हो, द डिस्प्लेसमेंट इज, क्योंकि AC को हमने यहाँ क्या बोला था, देखिए यहाँ स्टार्टिंग में हमने जब पाइथागोरस यूज कर रहे थे उसके पहले हमने यहाँ AC को देखिए क्या बताया था, AC इज आर डिस्प्लेसमेंट. तो आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 10 रूट 2. तो दिस 10 रूट 2 क्या, मीटर, बिकॉज एवरीथिंग इज इन मीटर. तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है तो उसको आप क्या बोलेंगे 10 रूट 2. सो ये डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप जब इजीली स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आप इस वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, रिवर्स फॉरवर्ड करके पॉज करके, ये आपको क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. पहले हमें उसके पता करना है कि वो 1 मिनट में कितना, 1 सेकेंड में वो कितना मीटर चल रहा था. देन हमें ये पता करना था कि वो एक राउंड कितने मीटर में, कितने सेकेंड में कवर कर रहा है. देन वो भी पता लग गया कि वो 40 सेकेंड्स में 40 मीटर चल रहा है. देन हमें जो टाइम गिवन था उसको हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज कि हमें बहुत इजी जाएगा, क्योंकि पूरी चीज़ें हमें सेकेंड्स में मिल रही है. तो हमने 2 मिनट्स 20 सेकेंड को किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने उसको मिनट सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया, तो हमें मिल गया 140 सेकेंड. तब हमें ये देखना था कि वो 140 सेकेंड्स में कितना राउंड कवर कर रहा है. तो वो 140 सेकेंड में 3.5 राउंड कवर कर रहा था. पर हमारा मेन तो एम राउंड निकालना नहीं था, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था. तो हमने उस पूरे स्क्वायर फील्ड का 3.5 राउंड निकाला. तो 3.5 राउंड में जो अगर इनिशियल हमारा A पोजीशन थी तो फाइनल पोजीशन हमारी C निकल रही थी. तो ये इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट हमारा AC निकल रहा था. तो AC फाइंड आउट करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया. क्यों, क्योंकि बिकॉज ये स्क्वायर का था, स्क्वायर का हाफ किया तो हमें कौन सा ट्रायंगल मिला, राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू हम पाइथागोरस लगाकर
ईजिली कोई भी साइड या हाइपोटेनस फाइंड आउट कर सकते थे। तो हमने उससे फाइंड आउट किया, तो हमें AC कितना मिला, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, 10√2 मीटर। ठीक है, तो दिस वॉज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ओके, so move to our question number 3. That is the last question of this video. Okay, so the question says which of the following is true for displacement. अभी देखिए, अभी तक आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि what is displacement. Displacement क्या होता है, the shortest distance. ठीक है, so it cannot be 0. तो ये true है कि false? वो बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, हो सकता है अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। क्या उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा अगर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो इस दोनों का आंसर होगा नो, नीदर ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बिकॉज ए है false because the displacement of an object which travels a certain distance and come back to its initial position is 0, और B के लिए आप स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि it is false because the displacement of an object can be equal to but never greater than the distance traveled. इक्वल हो सकता है बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, तो ये सारे आंसर्स आपको यहाँ दो के आंसर्स तो आपको पॉपअप हो जाएंगे, सेकंड का तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। सो ये नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू।